नमस्कार। कबीरा साहित्य अकादमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी नाटक यूनिट 8 की पीवाईक्यू सीरीज पार्ट 13 को। 12 तक हमने कल कवर कर लिया है, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 13 को। इसके अंदर हम पढ़ते हैं 2019 से लेकर के और आज तक के आए हुए सारे पीवाईक्यूज को संपूर्ण व्याख्या के साथ। आप तरीका देख रहे होंगे कि हम चाहे एक दिन में 5 ही पीवाईक्यू करते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स हम पढ़ते हुए चलते हैं। किसी दिन हम उस लेखक के बारे में पढ़ते हुए चलते हैं कि उसके और कौन से नाटक हैं। किसी दिन अगले दिन जो है हम उस नाटक में आए हुए सारे पात्रों को, उसकी अंकों को बात कर लेते हैं, या अगले दिन किसी और तरह से, मतलब हर दिन हम इस तरह से पढ़ते हैं ताकि आप अगर सिर्फ पीवाईक्यू करके भी चले गए तो भी आपका एक अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। तो हम उस तरह से पढ़ते हैं। तो यूनिट 1 और यूनिट 7 हमने कवर कर लिया है। आप उसको चैनल पे जाके देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और पीडीएफ का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लें और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का अपना पहला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। इसमें एक तरफ पात्र है, दूसरी तरफ संवाद है। उस पात्र के द्वारा कौन कौन सा कथन कहा गया है उससे रिलेटेड प्रश्न है। अब देखते हैं पहला धातुसेन। धातुसेन ने क्या कहा है, या कुमारगुप्त है, स्कंदगुप्त है और पर्णदत्त है। तो अगर आप देखेंगे तो सारा जो ये है संवाद और पात्र, ये एक ही नाटक से है। नाटक का नाम स्कंदगुप्त है। स्कंदगुप्त किसका नाटक है, तो ये प्रसाद जी का नाटक है। सॉरी, प्रसाद जी का। प्रसाद जी यानी कि जयशंकर प्रसाद। प्रकाशन वर्ष क्या है, 1928। इनके अन्य नाटकों की चर्चा हम पिछले क्लासों में कर चुके हैं, तो यहाँ नहीं कर रहे, आगे कभी आएगा तो फिर कभी कर लेंगे। आज हम उस तरह से नहीं, आज हम इनके पात्र पढ़ेंगे। स्कंदगुप्त के जो पात्र हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि 1928 है। अब स्कंदगुप्त में कुल कितने अंक हैं, तो कुल 5 अंक है स्कंदगुप्त में। 5 अंक। और पांचों अंक में दृश्य कितने हैं, तो दृश्यों का क्रम है 7, 7, 6, 7 और 6। यानी कि पहले अंक में 7, दूसरे में 7, तीसरे में 6, चौथे में 7 और पांचवें में 6। 7, 7, 6, 7, 6, 7, 7, 14, 7, 21, 6, 27 और 6, 33। 33 दृश्य जो है कुल हैं इस स्कंदगुप्त में। और 44 दृश्य किसमें है, वो चंद्रगुप्त में है, जिसमें 4 ही अंक है। 11, 10, 9 और 14 इस तरह से उसमें दृश्य है। ये बेसिक बात होगी। अब हम थोड़ा सा पात्रों की बात कर लेते हैं कि स्कंदगुप्त में पात्र कौन कौन से हैं। तो हम थोड़ा पात्रों का नाम देख लेते हैं। सबसे पहले हम पुरुष पात्रों को देखते हैं। तो जैसे सबसे पहला और मुख्य पात्र है स्कंदगुप्त। उसके बाद और है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त कौन है, स्कंदगुप्त के पिताजी। और फिर कौन है, गोविंद गुप्त। गोविंद गुप्त है कुमारगुप्त के भाई, और ये मगध छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन बाद में आते हैं स्कंदगुप्त का साथ देने के लिए। और स्कंदगुप्त के चाचा, इनके साथ इनका भाई है, उनका क्या नाम है, गोविंद गुप्त, कुमारगुप्त, पुरगुप्त नाम से जो है, पुरगुप्त। ये कुमारगुप्त के दूसरे पुत्र और स्कंदगुप्त के भाई। और इन दोनों की माँ अलग है, एक की माँ अनंत देवी है, एक और स्कंदगुप्त की माँ देवकी है, और पुरगुप्त की माँ अनंत देवी है। अब आते हैं, एक पात्र है पर्णदत्त। इनके पुत्र का नाम है चक्रपालित। उसके बाद अगर हम आएंगे इधर तो मालव में बंधु वर्मा है, वहाँ के सम्राट। उनके भाई हैं भीम वर्मा। कवि मातृगुप्त है इसमें। मातृगुप्त यानी कि कालिदास, कालिदास की बात हुई है। प्रपंच बुद्धि नाम का एक तांत्रिक है, प्रपंच बुद्धि। और उसके बाद पृथ्वी, क्या नाम है, कुमारदास और धातुसेन। धातुसेन है जिनका नाम कुमारदास है। कुमारदास। और एक है पृथ्वी सेन। फिर खिंगिल है, प्रख्यात कीर्ति। और सर्वनाग है, जो कि सर्वनाग कौन है,
सर्वनाग है विषयपति, कहाँ का, अंतर्वेद, अंतर्वेद का विषयपति का नाम सर्वनाग है। एक पात्र है भट्टार्क, जो कि कई बार धोखा देता है, 2 बार जो है स्कंदगुप्त को धोखा देता है। भट्टार्क ये महाबलाधिकृत है, एक तरह से मुख्य सेना नायक टाइप आदमी है। ये कुछ पुरुष पात्र थे। अब हम स्त्री पात्रों की बात कर लेते हैं। स्त्री पात्रों में अगर देखें तो एक सेकंड रुकिए, मैं स्त्री पात्र जिनमें सबसे मुख्य हैं देवकी, इनका देहांत अंतिम में हो जाता है अपने स्कंद का सुन करके कि वो नहीं रहे, तो हालांकि स्कंद उस समय जिंदा थे। अनंत देवी ये है पुरगुप्त की माता और उमार गुप्त की दूसरी पत्नी। जयमाला ये है भीम वर्मा बंधु वर्मा की बहन, सॉरी पत्नी, भीम बंधु वर्मा की पत्नी। देवसेना है बहन, देवसेना है बंधु वर्मा और भीम वर्मा की बहन। फिर विजया, विजया कौन है, विजया है धन कुबेर की कन्या, कहाँ कहाँ के मालव, मालव गणराज्य के धन कुबेर की कन्या है। उसके बाद रामा है, रामा कौन है, रामा है सर्वनाग की पत्नी। फिर एक पात्र है मालिनी, मालिनी कौन है, मालिनी है मातृगुप्त की एक तरह से सहेली है, सखी है, या फिर उनकी पत्नी है, मतलब प्रेमिका एक तरह से कह सकते हैं मातृगुप्त की। और एक पात्र है कमला, यह है भट्टार्क की माता, भट्टार्क की माता का नाम कमला है। ये कुछ पात्रों के नाम थे। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ वापस। हमने स्कंदगुप्त का बेसिक पढ़ लिया, अब हम प्रश्नों पे चलते हैं, अपने प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है धातुसेन। तो आपको पता होगा धातुसेन कहता है कब, जब शुरू में ही सभा में जब कुमारगुप्त के सामने धातुसेन एक यात्री के रूप में गया था, और जो भिक्षुक होते हैं कहीं ना कहीं, जो बौद्ध भिक्षुक, उस रूप में गया था। तो वहाँ पे वो कहता है कुमारगुप्त पूछते हैं उनसे कि अब तुम्हारे लंका में राक्षस नहीं रहे, तो धातुसेन कहता है कि यदि कोई राक्षस तो पहले भी नहीं थे, और राक्षस यदि कोई था तो विभीषण था, और बंदरों में भी एक हो गया था, वो कौन हो गया था, सुग्रीव हो गया था। तो ये लाइन धातुसेन किससे कहते हैं, कुमारगुप्त से कहते हैं। तो पहले का 4 हो जाएगा, पहले का 4 कहाँ है, 2 3 4 में है, तो 1 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद कुमारदास की बात करें, कुमारगुप्त की, कुमारदास धातुसेन का ही दूसरा नाम था, लेकिन कुमारगुप्त अलग है, कुमारगुप्त स्कंदगुप्त के पिताजी हैं। युद्ध तो करना ही पड़ता है अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए, यह आवश्यक है। ये पंक्ति जो है कुमारगुप्त की है। तो दूसरे का तीसरा किसमें है, सिर्फ 2 में है, यानी 3 और 4 कैंसिल हो गया, 2 आपका सही हो जाएगा। स्कंदगुप्त हृदय की बातों को राजनीतिक भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता। यह पंक्ति जो है स्कंदगुप्त किससे कहते हैं, जब पर्णदत्त, चक्रपालित और स्कंदगुप्त तीनों लोग बात करते हैं इसी मगध साम्राज्य को लेकर के कि षड्यंत्र हो रहा है और बाहरी आक्रमण हो सकता है, तो वहाँ पे जो है ऐसा कुछ कह देते हैं चक्रपालित कि बुरा लगता है इन्हें। तो पर्णदत्त उनके पिताजी जो है उन्हें समझाते हैं, तब ये कहते हैं स्कंद कि हृदय की बातों को राजनीतिक भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता। यहाँ चक्रपालित की बात हो रही है। और सबसे अंतिम पर्णदत्त की बात करें तो राष्ट्र नीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। यह वाक्य जो है संवाद, ये पर्णदत्त का है। तो चौथे का पहला भी उसी में है, तो यानी कि ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। ये था आपका आज का पहला प्रश्न। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का अपना अगला प्रश्न है, अंधा युग नाटक के संबंध में सत्य कथन है। अंधा युग नाटक के संबंध में हमें बताना है कौन सा कथन जो है सत्य है। धर्मवीर भारती के अनुसार यह काव्य रंगमंच को दृष्टि में रखकर लिखा गया है। तो ये पॉइंट आपका सही है कि नहीं, तो हाँ बिल्कुल ये सही है, क्योंकि ये रंगमंच के ही आधार पे आप देखेंगे कि रंगमंच के ही आधार पे ये काव्य लिखा गया है। यह नाटक 7 अंकों में विभाजित है। एक काम करते हैं ना, हम थोड़ा सा नाटक के बारे में पहले जान लेते हैं। तो अंधा युग नाटक है जैसे, तो अंधा युग किसका है, धर्मवीर भारती जी, डॉक्टर धर्मवीर का नहीं है, धर्मवीर भारती जी का है। प्रकाशन वर्ष क्या है, 1955। इसमें ना कुल 5 अंक हैं। अब यही गलत हो गया, 5 अंक है और यहाँ 7 अंक है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब हम 5 अंकों का नाम लिख लेते हैं एक बार। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। पहले तो स्टार्ट प्रारंभ होता है, तो प्रारंभ का नाम है क्या, अंधा युग। प्रारंभ का ही नाम अंधा युग है। उसके बाद पहला आएगा, पहले अंक का नाम है कौरव नगरी। उसके बाद दूसरा पशु का उदय। फिर तीसरा अश्वत्थामा, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य।
उसके बाद चौथे में क्या है, अंतराल है, ये कोई अंक नहीं है बल्कि अंतराल है। तीसरे और चौथे के मध्य में जो है अंतराल आता है, इसका भी नाम है, इसका नाम है पंख, पहिए और पट्टियां, ये इसका नाम है। उसके बाद चौथा अंक आता है गांधारी का सांप। और पांचवा है विजय एक क्रमिक आत्महत्या। विजय एक क्रमिक आत्महत्या। और छठवा और सबसे अंतिम, छठवा सॉरी अंक नहीं है, ये समापन है। समापन यानी 5 अंक हैं, एक प्रारंभ है, एक अंतराल है और एक समापन है। समापन क्या है, प्रभु की मृत्यु, प्रभु की मृत्यु, तो ये उसका नाम है। अब चलते हैं अपने वापस प्रश्न पे। प्रश्न है, इस नाटक का घटनाक्रम महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु की क्षण तक है। ये पॉइंट आपका सही है। ऐसे पहले एक कूट में दिया हुआ था कि 18वें दिन की कथा है, तो ऐसा नहीं है। 18वें दिन की संध्या से लेकर तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु तक का क्षण है इसमें कथा में, तो ये सी आपका सही है। दृश्य परिवर्तन या अंक परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना है, तो ये पॉइंट आपका सही है कि नहीं सही है, ये पॉइंट भी आपका सही है। जब दृश्य का परिवर्तन होता है तो देखेंगे एक गायन आता है, मतलब ऐसे ही सीधा सीधा दृश्य परिवर्तित नहीं हो जाता, बीच में एक गायन आता है, तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि गायन की योजना है। उसके बाद नाटक के तीसरे अंक का शीर्षक गांधारी का सांप है। अब हम अपने अगले पृष्ठ पे चलते हैं, देखते हैं तीसरे का क्या है, अश्वत्थामक अर्धसत। गांधारी का सांप चौथे में है, तो यहाँ ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। तीसरे का नहीं बल्कि चौथे का है, तीसरे का है अश्वत्थामा का अर्धसत, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। यानी कि सही क्या होगा, 1, 3 और 4। ए सी डी कहाँ है, ऑप्शन 4 में है, तो आपका ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अब चलते हैं आप अपने अगले प्रश्न पे। ये था अंधायुग के बारे में कुछ बेसिक। ये प्रश्न जो है ये आगरा बाजार से है, और आगरा बाजार अगर ये प्रश्न आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता, क्योंकि ये इस तरह का है ना, इसमें मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग इस पर लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह का एक आध प्रश्न परीक्षा में आएगा ही आएगा जो फंसाने के लिए होता है कि आप गीतों का आप क्रम लगाइए, भाई कितना कोई ध्यान से पढ़ेगा, आप कभी भी लेखक भी पढ़ रहे हैं, कितना ध्यान से कोई पढ़ेगा, तो गीत जो है इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि अब इसको हम आगरा बाजार के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसका सही जवाब दे देते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो, एक सेकंड हम अगले पेज पे चलते हैं। हाँ, ये ऑप्शन 4 आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए पहले, सबसे पहले कौन सा आता है, जितने हैं आज हमारे आगरे के, जितने हैं आज आगरे कारखाना जात, जितने हैं आज आगरे में, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया, वही मैं सोच रहा हूँ कि आखिर आगरे में कारखाना जात, सब पर पड़ी है आन के रोजी की मुश्किलात। ये स्टार्टिंग में होता है जब वो शहर अशोक गाता है, तो वहाँ की पंक्ति है ये, तो डी आपका पहले नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद होता है बागवो से हर एक बाग का निबाह, वह बाग किस तरह ना लुटे और ना उजड़े आह, यह है आपका दूसरा। उसके बाद तीसरे पे चलेंगे तो वह सुन के बोला बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो न चांद समझे न सूरज है जानते, यह आपका तीसरा क्रम के हिसाब से तीसरे स्थान पे आएगा। उसके बाद रोटी ना पेट में हो तो कुछ भी जतन ना हो, मेले की सैर ख्वाहिशे बागो चमन ना हो, यह है आपके चौथा। और उसके बाद सबसे आखिरी में पांचवा, कपड़े किसी के लाल हैं रोटी के वास्ते, लंबे किसी के बाल हैं रोटी के वास्ते, ये है आपका पांचवा। तो सही क्या हो जाएगा, एक डी, सी, उसके बाद ए, बी और ई, डी सी ए बी ई, ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा अंधा युग के बारे में जो आगरा बाजार के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जैसे हबीब तनवीर जी का है, हबीब तनवीर जी का, और इसके बारे में ना ये मुख्यतः जो है नज़ीर अकबराबादी को प्रतिष्ठित करने के लिए आगरा बाजार लिखा गया था। और नज़ीर अकबरा, एक सेकंड हम ही लिख देते हैं, नज़ीर अकबराबादी, नज़ीर अकबराबादी को प्रतिष्ठित करने के लिए
आगरा बाजार नाटक लिखा गया था। कब लिखा गया था? तो 1954 में इसका प्रकाशन हुआ था। ये नाटक का स्थान मतलब जो नाटक का क्षेत्र आया हुआ कौन सा जगह है? तो आगरा का किनारी बाजार किनारी बाजार का एक चौराहा है, का एक चौराहा, वहाँ का दृश्य है इसमें। आगरा का किनारी बाजार का एक चौराहा है इसमें। मतलब स्थान जो आया है उसका नाम ये है, किनारी बाजार का चौराहा। यह नाटक कुल 2 अंकों में विभाजित है और दोनों अंकों में 3-3 दृश्य हैं। दोनों अंकों में 3-3 दृश्य हैं। उसके बाद अब बात करते हैं नज़ीर अकबराबादी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। नज़ीर अकबराबादी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो है 18वीं सदी के भारतीय शायर और नज्मकार हैं। भारतीय शायर और नज्मकार, इन्हीं को जो है नज्म का पिता कहा जाता है। भारत में नज्म का पिता भी इन्हें कहा जाता है। भारत में नज्म का पिता नज़ीर अकबराबादी को कहा जाता है। अब देखिए ये जो मतलब नाटक है, ये स्थानीय संस्कृति और लोक जीवन, लोक परंपराओं का चित्रण करने के लिए जो है एक तरह से लिखा गया था। इसमें आप देखेंगे कि आज आगरा बाजार के जो क्षेत्र हैं वहाँ का बहुत सारा बोली, संस्कृति, लोक संस्कृति, वहाँ की इस तरह के लोक जीवन है, इन सब का चित्रण होता है इस नाटक में। तो ये नाटक जो है स्थानीय संस्कृति, लोक जीवन और लोक परंपराओं को चित्रित भी करता है साथ साथ। तो ये कुछ बेसिक बात था इसे आगरा बाजार के बारे में। और अगर हम पात्रों की बात करें तो पात्र हमने कल पढ़ा था कि बहुत सारे हैं। जैसे ककड़ी वाले शुरुआत करते हैं क्योंकि उसे ककड़ी बेचना होता है तो वो बिकता नहीं है, तो वो नज़ीर अकबराबादी के जब नज्म पढ़ करके सुना के बेचता है तो वो बिकता है। तो उसी पे आधारित कहीं ना कहीं यह नाटक है। उसमें बहुत सारे हैं, ककड़ी वाला, लड्डू वाला, मिठाई वाला, तजकिरानविश या जो और पतंग वाला, इस तरह से बहुत सारे हैं, सौदे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो है पात्र इसमें आए हुए हैं जिनका हमने कल जिक्र किया था। तो अब चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का अपना अगला प्रश्न है, बहुत कम लोग, ये एक संवाद है और संवाद किसका है यही हमें बताना है। बहुत कम लोग यह जानते हैं आज हम जो हैं वो किसकी बदौलत है। किसने हमें जनसेवा की ओर लगाया, हमारी आंखें खोली, हमें सही रास्ता दिखाया। किससे हमने प्रेरणा ली, अपना कर्तव्य किया और आगे बढ़े। बकरी नाटक का उक्त संवाद किस पात्र के द्वारा कहा गया है? तो हमें यही बताना है कि ये जो संवाद है वो किस पात्र के द्वारा बकरी नाटक में कहा गया है। तो ये भी जो संवाद वाला प्रश्न होता है वो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अगर आपको आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। इसमें मतलब जैसे होता है ना कि कॉन्सेप्ट जो है एक तरह से है, तो अगर आपने पढ़ा है तो ही आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे इसको। कि क्योंकि इसमें क्या है कि कई बार क्या होता है कि किसी पात्र का चरित्र देख करके आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें 3 पात्र हैं, कर्मवीर, सत्यवीर और दुर्जय सिंह। तीनों एक ही मतलब खल चरित्र जिसे कह सकते हैं या दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। तो तीनों का हो सकता है इस तरह से। तो इसीलिए जो है इसमें तीनों ऑप्शन में दिया भी हुआ है। तो दुर्जन सिंह और कर्मवीर दिया हुआ, सत्यवीर नहीं दिया है। सिपाही है और युवक है। युवक एक गाँव का व्यक्ति है, सिपाही जो कि बाद में चल के DIG हो जाता है, और ये दोनों नेता हो जाते हैं। और एक विपत्ति नाम की युवती है जिसका बकरी ये लोग चुराते हैं। तो ये जो कथन है ये दुर्जन का है, दुर्जन सिंह का जो है ये कथन है। बहुत कम लोग यह जानते हैं आज हम जो हैं वो किसकी बदौलत। किसने हमें जनसेवा की ओर लगाया, हमारी आंखें खोली, हमें सही रास्ता दिखाया। किससे हमने प्रेरणा ली, अपना कर्तव्य किया और फिर आगे बढ़े। बकरी नाटक का, ये किस नाटक का है? बकरी नाटक का है। और संवाद किसका है ये बताना, तो ये दुर्जन सिंह का है। ये तो हमने कर लिया। अब थोड़ा सा हम बकरी नाटक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि बकरी नाटक किसका है। बकरी नाटक, तो इसके लेखक आपको पता ही होगा कि इसके लेखक हैं सर्वेश्वर, सॉरी थोड़ा हो गया, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का नाटक है। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1974।
और यह नाटक जो है 2 अंकों में विभाजित है, और दोनों अंक में पहले अंक में भी 3 दृश्य हैं और दूसरे अंक में भी 3 दृश्य हैं। 3-3 दृश्य जो है दोनों अंक में हैं, 3-3 दृश्य। तो अब जो है ये बेसिक बात हो गया कि किसका नाटक है, कितने अंक है, क्या क्या दृश्य है। पात्रों के बारे में बात करें, कर्मवीर दुर्जन सिंह, सत्यवीर, सिपाही, और एक युवक है जो कि गांव में का है, एक राम नाम का युवक है, और युवक को जो है उसमें जेल में डाल दिया जाता है और उस पर नक्सलवाद का भी आरोप लगा दिया जाता है क्योंकि वो लोगों को जागरूक कर रहा होता है। फिर काका है, गाँव के पात्र हैं काका। फिर एक विप्ती नाम की युवती है जिसका बकरी ये लोग चुरा के गांधी जी की बकरी बता देते हैं। तो इस नाटक में बेसिकली इसके बारे में सक्सेना जी ने भी कुछ कहा है। तो सक्सेना जी ने इस नाटक के बारे में क्या कहा है हम उसको लिखते हैं, आप भी अपने साथ में कॉपी में नोट करते हुए चलिए, क्योंकि ये उनकी पंक्तियाँ, जैसे एक होता है ना कथन, तो कथन में हम कुछ बदलाव नहीं कर सकते, उनका कथन है, यह नाटक हमारी स्वाधीनता की तलछट का चित्र है। वह तलछट जो वह तलछट जो समय बीतने के साथ साथ गहरी होती गई है। ये जो है सक्सेना जी ने कहा था कि यह नाटक हमारी स्वाधीनता की तलछट का चित्र है, वह तलछट जो समय बीतने के साथ गहरी होती गई है। ये किसने कहा है? ये सक्सेना जी ने अपने ही नाटक बकरी नाटक के बारे में कहा है। अब हम थोड़ा सा नाटक के बारे में देख लेते हैं कि इसमें किन किन गीतों का प्रयोग हुआ है। जैसे इस नाटक में दोहा, चौबोला, कहारवा, बहरेत बील इत्यादि छंदों का जो है, ये मुख्य छंद है, छंदों का प्रयोग हुआ है, छंदों का प्रयोग हुआ है इस नाटक में। तो और इस नाटक में ना, अब जैसे हमने पहले भी बताया है कि इस नाटक में गांधी जी के नाम पर और गांधी जी के जो सिद्धांत हैं उनका आड़ लेकर किस हद तक लोग गिर जाते हैं, किस हद तक अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए क्या क्या काम कर जाते हैं, वही जो काम किए जाते हैं उन नेताओं द्वारा किए जाते हैं, उसका पोल इस नाटक में खोला गया है। गांधी जी का जो आड़ ले लेते हैं, उसी के स्वार्थ में जो है नेता लोग अपना कौन कौन सा गंदा काम करते हैं, उसी का पोल खोला गया है इस नाटक में, उनकी बकरी के माध्यम से। गांधी जी की बकरी, हालांकि वो उनकी बकरी रहती नहीं है, गांव से ही चुरा करके करते हैं, लेकिन उसका नाम देते हैं गांधी जी की बकरी। और यह नाटक जो है ग्रामीण और आदमी के जीवन में जो जागरण, मतलब आम आदमी को जागृत करने के लिए, जागृति लाने के उद्देश्य से जो है नाटक भी लिखा गया है। यानी कि जो गांव का आदमी है उसमें वो जो युवक है ना, उसके माध्यम से गांव के लोगों को जागृत किया जाता है, और उसके ऊपर भी किस तरह से नेता लोग अत्याचार करते हैं वो भी दिखाया गया है। तो ये नाटक बेसिकली गांव के लोगों को जागृत करने के लिए भी लिखा गया है। ये कुछ बेसिक बात था नाटक के बारे में, हमने जवाब तो पढ़ ही लिया है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और आज का अपने आखिरी प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न की बात करें तो ये चंद्रगुप्त नाटक से है। चंद्रगुप्त के चतुर्थ अंक में कुल कितने दृश्य हैं? हमने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी की पता नहीं कितनी बार बात कर ली है, तो बहुत ज़्यादा इसमें बात नहीं करेंगे। चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में कुल कितने दृश्य हैं? अभी हम स्कंदगुप्त पढ़ रहे थे, वहाँ भी हमने बताया था कि इसमें कुल 44 दृश्य हैं, 4 अंक हैं, और अंकों का क्रम क्या है? पहले अंक में 11, दूसरे में 10, तीसरे में 9 और चौथे में 14, ये दृश्यों का क्रम है। तो यहाँ चौथे में कितने हैं? 14। तो ये ऑप्शन 1 आपका जो है सही हो जाएगा। ये नाटक किसका है? प्रसाद जी का है। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1931। और यह नाटक कल्याणी परिणय, जो कि 1912 में प्रसाद जी ने लिखा था, उसी का परिवर्धित रूप है। कौन सा? चंद्रगुप्त नाटक। कल्याणी परिणय का परिवर्धित रूप है चंद्रगुप्त नाटक, 1931 में प्रकाशित हुआ है, 4 अंकों में विभाजित है, 11, 10, 9 इसमें जो 9 और 14 जो है इसमें दृश्य हैं।
ये कुछ बेसिक बात था चंद्रगुप्त के बारे में। और एक चीज़ और है, इसमें कुल 13 गीत हैं। जैसे मान लीजिए कभी पूछ ले कितने गीत हैं इसमें, तो 13 गीत हैं इसमें, कुल 13 गीत। चलते हैं अब अपने थोड़ा सा चंद्रगुप्त नाटक के बारे में देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक की कथा को जो है 4 भागों में विभक्त किया गया है। जो चंद्रगुप्त जी की जो चंद्रगुप्त नाटक है, इसको 4 भागों में हम विभक्त कर सकते हैं कि इसमें 4 लोग का जो है एक तरह से कथा चलता है। एक है सिकंदर का भारत पे आक्रमण, सिकंदर का आक्रमण किस पे? भारत पर। उसके बाद दूसरा है मगध सम्राट नंद का विनाश और चंद्रगुप्त को मगध का सिंहासन। इसके बाद तीसरे हम बात करें तो चंद्रगुप्त को सुदूर दक्षिण में विजय और मगध के जो षड्यंत्र हैं उनकी समाप्ति कैसे करते हैं। सुदूर दक्षिण विजय और मगध में पनप रहे षड्यंत्रों की समाप्ति। और चौथा अगर हम बात करें तो एक है आक्रमणकारी सेल्यूकस का पराजय। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है। और उसकी पुत्री से चंद्रगुप्त का विवाह। ये जो है 4 पॉइंट्स थे। कौन कौन सा? पहले भारत पे विजय, उसके नंद वंश का विनाश और मगध पे सिंहासन, और चंद्रगुप्त का सुदूर दक्षिण में विजय और मगध में षड्यंत्रों की समाप्ति, और चौथा सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त से। ये पॉइंट थे। तो उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।